हाय एवरीवन। इससे पहले हमने जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया था साइंस का, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया है। प्लीज़ आप लोगों इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और मैं वीडियोस इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन है लगभग 30-50 से 60 सेट है। मैं सारे जो सेट जो है को साइंस के पूरा डिटेल वीडियो में लेके आता रहूँगा और सारे सेट में 20 से 25 क्वेश्चन है। अब आप लोगों का साइंस का डर जो है खत्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में आपका टेक्नीशियन का एग्जाम है, एएलपी का एग्जाम है और आरपीएफ का एग्जाम है, सभी का मैं प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज ये तीसरा क्लास है। इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो ये रेसिस्टेंस पूछ रहा है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है ये किस पे डिपेंड, देखिए आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। हम लोग जो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम लॉ, ओम का सिद्धांत क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ये ओम का सिद्धांत है। लेकिन रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो हम लोग निकालते हैं, आर बराबर रो एल बाय ए होता है। ये हो गया लेंथ, लंबाई, ये हो गया एरिया, क्षेत्रफल हो गया, इससे निकालते हैं हम लोग। तो अब हमसे ये पूछ रहा है जो कि ये प्रतिरोधकता जो आर जो है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये रेसिस्टेंस जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आपका तापमान पे डिपेंड करता है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, मीन्स पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे ये इस दोनों पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये एल पे और एरिया इस दोनों पे, लंबाई वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। यह किस पे डिपेंड करता है, ओनली तापमान पे डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। मीन्स कॉमर्शियल यूनिट पूछ रहा है। ये वाणिज्यिक इकाई, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का वाट भी होता है, इसका यूनिट वाट भी होता है, लेकिन ये वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, देखिए पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो अपने से वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है, तो वाट, किलो वाट घंटा हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा, वाट सेकेंड, ये वाणिज्यिक इकाई नहीं है, ये नॉर्मल इकाई होता है। कैलोरी जो है यह किस चीज का इकाई है, तो यह ऊर्जा का इकाई होता है, और आपका जूल भी जो है ऊर्जा का इकाई होता है। अब देखिए एक कैलोरी बराबर होता है, कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, जे से डिनोट करते हैं। तो ये इस चीज का यूनिट कन्वर्जन में आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपना तीसरा है, गार्ड कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल होती है। गार्ड सेल जो होता है, ये देखिए ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा में इस तरीके से गार्ड सेल रहता है। इसका क्या काम रहता है, गार्ड सेल जो है यह आपका इवेपोरेशन में, वाष्पीकरण में मदद करता है। जो कि ये जो है, यदि प्लांट से जो पानी जो निकलता है इवेपोरेशन के फॉर्म में, तो ये गार्ड सेल के थ्रू ही ये ऐसा होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर चौथा है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण। देखिए कार में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो वह कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ये ध्यान रखना है। मीन्स उत्तल दर्पण यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। कि फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी 2 मीटर है। और अपना यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब यू हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको यू से डिनोट करते हैं। ये आपका कितना हो गया, 3 मीटर। तो अपने से भी पूछ रहा है। अब हम लोग देखेंगे प्लस और माइनस का साइन, अब लोग जानेंगे ये फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस होगा। तो फोकल लेंथ जो होता है एफ से हम लोग लिखते हैं, उत्तल दर्पण का क्या होता है, प्लस होता है, और अवतल का यह माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन और भी यदि पूछ दिया जाए तो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मींस उत्तल दर्पण प्लस होता है, अवतल का माइनस होता है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट यदि वास्तविक है, बस तो वास्तविक है, ऐसा नहीं ना वो काल्पनिक है, वास्तविक रहता है तो भी साइन माइनस लगाते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो गया आपका, +2 हो गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट की दूरी u बराबर कितना आ गया, -3 मीटर आ गया। तो अपने से v पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u।
तो 1/v अपने से पूछ रहा है, तो 1/f माइनस 1/u। तो अब यहाँ पे जो है सबको रखेंगे, तो 1/f कितना है, तो 1/2 माइनस 1/-3। तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1/2 प्लस 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 1/v। तो v का 1/v बराबर 6/2 प्लस 3। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए v का वैल्यू आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, मीन्स 1/2 मीटर। 1/2 मीटर दोनों है, तो दर्पण के सामने तो नहीं ना, दर्पण के पीछे बनेगा। यदि हम लोग मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो उसका इमेज पीछे बनेगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अपना है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे पेन बदल लेते हैं, वह होता है आपका CaOCl2। देख लिया, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। तो इसका यूज किस में बोल रहा है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में। ये तो हर कोई जानते होंगे, जो कि देखते होंगे कुआं में पानी, कुआं वगैरह में कहीं पे भी पानी जमा रहता है, उसमें जो क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जमा यूज करते हैं। क्यों, उसमें से जो बैक्टीरिया होता है, कीटाणु होता है, उसे मारने का यूज करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामकों में इसमें भी यूज किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में करते हैं। केक बेकिंग यूज करने में ये नहीं यूज करते हैं। केक जो बनाते हैं, कोई भी पाव वगैरह जो बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता है। और यदि आपका वॉशिंग सोडा पूछा जाए, वॉशिंग सोडा, तो वह होता है आपका Na2CO3.10H2। इस दोनों को ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, वह कौन सा है। तो वह कौन सा कहलाता है, ये बताइए। कोंडोम का उपयोग। ये जो कोंडोम क्या करता है, जो कि मेल स्पर्म जो रहता है, शुक्राणु, उसे अंदर जाने से बस रोकता है, अंदर में फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जाने से रोकता है। तो ये तो नहीं होगा। ये क्या करता है, शुक्राणुओं को फेगोसाइटोसिस मतलब खाना होता है, मीन्स जो कि स्पर्म जो है, शुक्राणु जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में जाएगा, उसे वहीं पे मार देना। तो ये कॉपर्टी, ये तो होता है सर्जरी करके। तो ऐसा नहीं है ना, जो कि स्पर्म चला गया अंदर, अब सर्जरी करके तब स्पर्म पकड़ पकड़ के मारेंगे, ये तो है नहीं। गर्भ निरोधक गोलियों का उपाय, ये तो गर्भ निरोधक गोलियां क्या करते हैं, बाद में खाते हैं, तब तक में तो काम हो चुका रहता है, वो तो पहुंच चुका है अपनी जगह पे, टारगेट तक पहुंच चुका है, तो बाद में खाते हैं, इससे भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टी जो इस तरीके से होता है, फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन, इसमें ये उसमें डाला जाता है। ये क्या करता है, जो इधर से जो सीमेन जो जाता है, उसे वो मार देता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों का गुण समान पाए गए हैं। ये किस दो का पाया गया है समान, बताइए आप लोग। लिथियम का एटॉमिक, अरे यार सॉरी यार, सॉरी, ये क्या हो जा रहा है। हाँ, अब बताइए आप लोग। हाँ, तो न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों का गुण समान पाया गया है। देखिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या, तो 3, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, थोरियम का पता नहीं, कैल्शियम का 20, क्लोरीन का 17। तो थोरियम शायद 52 होता है, 53 होता है, इतना ही होता होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों का गुण समान है। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल दिया गया था, इनका ये कहना था पहला और 8वां, चाहे दूसरा या 10वां, तीसरा या 11वां, इस दोनों का गुण जो है सेम होता है। जो 8 के गैप पे हो, उस दोनों का गुण जो है समान होता है। इस दोनों के बीच में क्या 8 का गैप है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। बताइए आप लोग, ये किसके बराबर होता है? देखिए, जैसे एक ये रहा मीडियम है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण पूछ रहा है, मीन्स जो यहाँ से जो किरण आता है और उसी तरीके से वापस हो जाए, उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। आप लोग इसमें खुद देख रहे हैं, जब एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश अपतित होती है, तो आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है? वह होता है 0 डिग्री होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कौन सा है? देखिए, किण्वन की प्रक्रिया में के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यह सही है। कारण है जो कि फर्मेंटेशन जो करते हैं, मतलब दारू वगैरह बनाना, फर्मेंटेशन किण्वन बोलते हैं। तो ये इससे क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं। तो दारू वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें क्या करता है? ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, ये एकदम सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। देखिए, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में, हिंदी में भी वही बोलते हैं, देख लीजिएगा। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो इसमें क्या होता है? श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये पहला चरण होता है। सिट, सॉरी यार, क्या हो जा रहा है? हाँ, तो पहला चरण ये होता है, तो पायरुविक अम्ल बनता है, तो ये सही है। और यह जो पहला प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और यह बोथ एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक, एरोबिक मीन्स ऑक्सी श्वसन और श्वसन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए हिंदी अब इतना नहीं होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, एनएरोबिक, एनएरोबिक ऑक्सीजन नहीं हो, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। कौन सा स्टेप? तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप जो होता है यह कॉमन होता है। फिर श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है आपका। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये आपका गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, नहीं, एसिटिक एसिड कहाँ बन रहा है? यहाँ पे तो पायरुविक एसिड बना हुआ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक सर्वाधिक आधात्विक गुण होते हैं? नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल, मेटल को क्या बोलते हैं? धात्विक, और नॉन मेटल पूछ रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा नॉन मेटल कैरेक्टर? आप लोग खुद बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन जो होता है, अदर साइड से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, ये हो गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा अधात्विक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? ये ऑक्सीजन होता है। और धातु क्या होता है? मेटल क्या होता है? आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है दे देता है। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? 1s2, 2s2 और 2p4 करेंगे, 8 हो गया। तो ये इसमें से पी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नॉन मेटल आध्यात्मिक गुण अधिक किसका होता है? तो वह होता है आपका ऑक्सीजन का होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? इसमें से जो है मानव कोशिका में ऐसा कौन सा है जो अपने आकार को, शेप को बदल सकता है? उसका क्या नाम है? WBC। इसका फिक्स शेप नहीं होता, ये अमोबाइडल शेप होता है। अमीबा का शेप ऐसा होता है ना, जो कि अपने शेप को बदल लेता है जब जैसे जरूरत पड़े उसके अनुसार, यह होता है WBC। RBC का कैसा शेप होता है? बाय कॉनकेव शेप होता है, बाय कॉनकेव
ये शेप होता है। और ये तो लीवर का सेल हो गया। लीवर के जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं, वो खाने वाले सेल जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कफर सेल। खाने वाले कोशिका, तो इसको क्या बोलते हैं? कफर सेल। कफर कोशिका बोलते हैं। देखिए, जो भी हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो, मैं सबको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ सारा इसमें। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? जो कि हम लोगों का जो है, बाहर से यदि कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आए, उससे लड़ने में मदद करता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। यदि हम डैश में अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यह सबसे पहला ऑर्गेनिक, क्या बोले, प्रयोगशाला में सबसे पहला ऑर्गेनिक बनने वाला पदार्थ है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला फर्स्ट पदार्थ अमोनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ही बताइए। इसका क्या हो जाएगा? AlCl3 का विलयन। देखिए, यदि हम अमोनिया जो होता है, सॉरी यूरिया, सॉरी ये क्या है? यूरिया है। चलिए कोई ना, जब हम लिख ही दिए हैं, तो यूरिया जो होता है प्रयोगशाला में बनाने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट है, बना है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। ये अपने से पूछ रहा है किसके साथ करेंगे, तो AlCl3 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, इससे क्या बनेगा? अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 3NH4 क्लोरीन बनेगा। अपने से यही पूछ रहा है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं, एक सफेद अवक्षेप बनेगा। तो यह जो है, यह सफेद कलर का होता है। ये AlCl3 का यदि रिएक्शन किसके साथ करवाए? अमोनिया और पानी के प्रेजेंस में अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अब बताइए, आप लोगों ने भी स्कूल में क्या होगा, जो कि लेंस ले लेते हैं इस तरीके से, लेंस लेके और क्या करते हैं, कागज पे जो हम लोग फोकस बनाते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर के बाद वह जल जाता है। आखिर में वह कौन सा लेंस होता है? आप लोग ये बताइए। वह एक अवतल गोलपीय दर्पण होता है, मीन्स वह एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह कौन सा लेंस होता है? वह जो है, यह एक तरह का अवतल दर्पण होता है। वह कौन सा लेंस होता है? इंग्लिश में बोलते हैं उसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये तो सही है आपका। फिर दूसरा क्या है? इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। यह धनात्मक नहीं होता है, यह जो है ऋणात्मक होता है। यह एक अभिसारी दर्पण है, यह भी सही है। यह किस तरह का दर्पण है? यह एक तरह का अभिसारी दर्पण है। तो क्या हो जाएगा? ए और सी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यह लेंस का सूत्र है ये। और यदि आपका दर्पण का सूत्र पूछ दिया जाए, यहीं पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? बताइए। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। यह जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है, हम लोग उसके यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है? तीन चीज होता है। फ्लेमिंग का रूल जो होता है, जैसे ये रहा, ये और ये रहा अंगूठा, ये क्या रहा? अंगूठा रहा। ये वाला क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं, पता नहीं। अंगूठा, अंगूठा के पास वाली। और ये क्या रहा? बीच वाली फिंगर। तो ये अंगूठा जो होता है, ये किस चीज को दर्शाता है? चाल की गति को, दिशा को दर्शाता है। चालक की गति को, दिशा को, गति। और ये दूसरा जो बीच वाला अंगूठा होता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। चुंबकीय
क्षेत्र को दर्शाता है, और ये जो है बीच वाली अंगूठा, ये बीच वाली किसको दर्शाता है? ये धारा को दर्शाता है। ये फ्लेमिंग रूल की मदद से हम लोग इसे जानते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? अब इसमें से बैलेंस रिएक्शन पूछ रहा है। बेरियम सल्फेट, देखिए, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3 होता है। ये दोनों तो आपका छट गया। अब AlCl3, अब दूसरा क्या है? बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या है? बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए बैलेंस करके देख लीजिए ना, बेरियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर बेरियम 3 है, इधर भी 3 है, SO4 इधर कितना है? 2, इधर भी कितना है? 3 है। देखिए SO4 इधर कितना है? ये 2 है, और ये SO4 यहाँ पे 3 है, तो ये नहीं होगा। इधर SO4 3 है, तो यहाँ पे भी SO4 3 है। एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे देखिए 2 एल्युमिनियम, क्लोरीन 3 है, आपका 6 है, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? इसमें से कौन सा स्थिति संभव है, आप लोग बताइए। क्या है? चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को समानांतर होती है। देखिए ये चुंबक रहा, ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल रहा। नॉर्थ में से निकलता है, साउथ में घुसता है। इस नॉर्थ में से निकलता है, साउथ में घुसता है। तो क्या बोल रहा है? चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। हाँ तो सही है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। फिर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। यह भी सही है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, ये गलत है। ये कभी भी एक दूसरे को, यदि यहां से कितना भी लाइन निकले एक दूसरे को नहीं कटेगा। तो ये क्या होगा? पहला और दूसरा सही होता है, और हमेशा नॉर्थ से निकलता है, साउथ में पहुंचता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव वृक्क के वृक्काणु नेफ्रॉन के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। देखिए जब यूरिन का जो नेफ्रॉन जो होता है, 3 स्टेप में यूरिन का बनता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, ये बताइए आप लोग। आपका ग्लूकोज का होगा, ग्लूकोज, जल, लवण, और आपका कौन सा होगा? अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो अम्ल। इस तीनों, इस सभी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। लवण, ग्लूकोज, वसा का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन का भी नहीं होता है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी का स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? द्विविस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहा है। आप लोग बताइए, इसमें से डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को बदल देना है। तो KNO3 है, तो क्या हो जाएगा? AgNO3। यदि मान के सोचिए, पहले पर एक एक करके रखते हैं। AgNO3 यहाँ पे रखते हैं, KBr। अब डिस्प्लेसमेंट, तो Ag के साथ क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा, तो ठीक है। और K के साथ NO3 लग जाएगा, तो ये तो एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इसको रखते हैं AgN, देखिए Ag प्लस HNO3, सभी को एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, थोड़ी यहाँ पर आंसर टिक कर रहे हैं। तो AgBr हो, और दूसरा क्या होगा? KNO3। Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन तो है ही नहीं इधर, तो यहाँ पे आ गया, ये भी गलत है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो केमिकल रिएक्शन रहता है, जैसे A+B बराबर C+D, इधर देखते होंगे 1 2 चाहे 3 1, इस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने की जरूरत पड़ती क्यों है? आप लोग बताइए क्या रीजन है? स्थिर अनुपात को नियम को संतुष्ट करने के लिए नहीं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है,
गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए, आकाश का भी नीला दिखना, समुद्र का पानी नीला दिखना, इस सबों का क्या रीजन है? इस सबों का एक ही रीजन है, वह क्या है? प्रकाश के परिकिरणन की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या पूछ रहा है? दो तार ए और बी ही पदार्थ से निर्मित है। ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उसकी लंबाई समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल विभिन्न है। यदि तार ए की प्रतिरोध तार बी की प्रतिरोध से 16 गुना के बराबर है, तो ए और बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, अपने से रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए होता है। अपना क्या बोल रहा है? ये मटेरियल तो दोनों का ए और बी दो सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो ये तो कट जाएगा, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? एल बटा ए हो जाएगा। तो दो है तो आर ए बराबर एल ए बटा बी ए। तो इसको क्या करें? डिवाइड कर देते हैं, तो आर बी का भी निकालेंगे, इसी तरीके से होगा आर बी बराबर आर एल ए बटा ए, ए और ए बी आ गया। तो आर ए बटा आर बी बराबर एल ए, सॉरी यहाँ पे बी आ जाएगा, एल ए इसको लिखते हैं बटा ए गुना ये इधर से ऊपर आ जाएगा, तो ए बी बटा एल बी, ये एरिया है आपका। अब देखिए, अपने से क्या पूछ रहा है? तो क्या बोल रहा है? ए की प्रतिरोधकता बी के प्रतिरोध से 16 गुना है, तो ए कितना है? एक है, बी एक, तो ए कितना हो गया? 16, और इसकी लंबाई क्या बोल रहा है? सेम है, इसकी भी लंबाई एल है, मान के सोचिए एक रहा, इसकी एरिया हमसे पूछ रहा है, ए का और गुना ए का 2 का बटा 1। अब क्या हो जाएगा? इसका आंसर बोलिए। तो अब ये क्या हो जाएगा? आंसर ये आया। अब आगे करके देखते हैं, 16 बटा 1 बराबर A2 बटा A1। ये क्या हो जाएगा? A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 16, तो 1:16। देखिए कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में लिखे। मीन्स घटते क्रम में देखना है, जो इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से जो है इसको हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन में रखते हैं। देखिए, पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा? सोडियम होगा। सोडियम देखिए, फिर क्या होगा? जिंक होगा, और मरकरी तो आपका जो है सबसे मरकरी इससे कम होगा, कॉपर हो जाएगा। कॉपर का क्या होता है? 3d10 4s1। तो ये एक एटम तो एटम जो आराम से रिलीज कर देगा। देखिए, अभी क्रियाशीलता जो बता रहा है, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में ही देख लेते हैं। एस ब्लॉक का मेटल होता है लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये अपना हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? सोडियम, पोटेशियम, फिर क्या है? जिंक, कॉपर। इसके ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कॉपर, जिंक, मरकरी, एजी। ये जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखिएगा इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो इसमें से जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो जाएगा? इसमें क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 4s1। तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव कैसे होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा और पोटेशियम का भी दे देगा। सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होता है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों होगा। फिर अब इधर देखते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन 3d10 और 4s1 होता है, ये भी आसानी से दे देगा। लेकिन फिर तो जिंक हो, सॉरी, हाँ, तो जिंक का क्या होता है? आर्गन 3d10 3d10 4s2 होता है, क्या हो जाएगा? इसका जिंक होगा, फिर कॉपर, एजी, और ये जो सिल्वर, जो ये क्या है? सिल्वर है, ये सबसे कम होता है। क्या हो जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए।